आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। एक साथ आज कई अच्छी खबरों से बाजार खुश हो गया। सीरिया पर हमले के बादल छटने की उम्मीद बंधी है। इस उम्मीद में शेयर बाजार ने जबरदस्त छलांग लगाई। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भी लौटी है। एफआईआई ने 2500 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। राजन इफेक्ट से रुपए की मजबूती बरकरार है। इक्विटी की तेजी से क्रूड और सोने चांदी में 3% तक गिरावट दिखी है। और अब बात करते हैं थोड़े शेयर बाजार की। सेंसेक्स ने आज 4 साल की सबसे ऊंची छलांग लगाई। आज ये 727 पॉइंट चढ़ गया। इसके साथ ही शेयर होल्डरों की संपत्ति 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। ऑटो सेक्टर आज सबसे ज्यादा चढ़ा है और इसके कारण बहुत दूर नहीं, क्योंकि ऑटो सेक्टर के आंकड़े अच्छे हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर, 2 साल में सबसे तेजी से बढ़ा है एक्सपोर्ट। व्यापार घाटे के आंकड़े आज जारी हुए, जिसमें 11% कमी आई है। तो ये सबसे बड़ी आज खबरें आवाज एट 9 में। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है विपिन। नमस्कार। आपने सुनी तमन्ना से अब तक की कुछ सबसे बड़ी खबरें, लेकिन और भी हेडलाइंस हैं जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। आपके लिए वो हेडलाइंस। सीरिया संकट खत्म हुआ तो घट गई सोने चांदी की हैसियत। 3 से 4% की बड़ी गिरावट, रुपए की मजबूती का असर। बाजार का सेंटिमेंट सुधारने के साथ कॉर्पोरेट इंडिया का भरोसा भी लौटा। आईसीआईसीआई बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन केवी कामत के मुताबिक अब प्रोजेक्ट्स को मिलने लगी है मंजूरी। दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी एप्पल की नई राह पर चलने की तैयारी। नए सेगमेंट तक पहुंचने के लिए कंपनी आज लॉन्च कर सकती है सस्ता आईफोन। सीएनबीसी आवाज ने फिर दिलाया कंज्यूमर को उसका हक। पहरेदार की मदद से ग्राहक को मिली खराब गाड़ी के बदले नई कार। दिल्ली गैंगरेप मामले में 4 आरोपी दोषी साबित, अब सजा के लिए होगी बहस। ये लगातार चौथा दिन है जब शेयर बाजार की रैली कायम है। और अब तो इस रैली ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ ली है कि आज सेंसेक्स ने 4 साल की सबसे ऊंची छलांग लगा दी। रघुराम राजन ने अपने ऐलानों से बाजार का सेंटिमेंट सुधारने का जज्बा दिखाया, तो मानो अब दूसरे फैक्टर भी उनका साथ देने आ गए हैं। बाजार में आज की तेजी से शेयर होल्डरों के शेयरों की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। और बाजार की तेजी की वजह बताने के लिए हमारे साथ है आवाज की मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे सहयोगी हेमंत गाय बताएंगे कि आज की तेजी का किन शेयरों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और साथ ही ऐसे बाजार में भी कहां है कमाई के मौके, ये बताएंगे हमारी सहयोगी नियति बोहरा। सबसे पहले बात करते हैं अनिल से। अनिल, 4 दिन हो गए हैं बाजार में, इस तेजी की क्या वजह है, कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद जब आज भारतीय बाजार खुले तो इनके पीछे 2 दिनों के अमेरिकी बाजारों की मजबूती और अच्छी खासी तेजी थी। और सीरिया का संकट एक बारगी के लिए टलता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बाजारों में जोश आता हुआ दिखा, क्योंकि सीरिया के संकट के चलते बाजारों में डर ज्यादा था कि सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय बाजारों को उठाना पड़ सकता है। अगर सीरिया में तनाव बढ़ा तो ऐसे में क्रूड के दाम बढ़ेंगे, हमारी करेंसी और ज्यादा कमजोर होगी और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ये लगा कि जब तक यूएन का प्रस्ताव पास न हो जाए तब तक सीरिया पर अमेरिका फैसला नहीं लेगा, उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में मजबूती आती हुई दिखी और भारतीय बाजार दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखे। तो आज की क्रेडिट सबसे ज्यादा सीरिया के संकट को कम होने पर दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ रुपए में जिस तरह से लगातार चौथे सेशन में अच्छी खासी मजबूती होती हुई दिखी है, वो भी बाजार में काफी सहायता देती हुई नजर आ रही है। और ट्रेडर्स का मूड पूरी तरह से बदल चुका है। जो एफआईज भी साइड लाइन पर बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि एक बार करेंसी स्टेबल हो जाए उसके बाद भारतीय बाजारों में निवेश करेंगे, उनका निवेश भी लौटता हुआ दिख रहा है। पिछले हफ्ते आप देखिए 2.5 से 3 हजार करोड़ के आसपास की खरीदारी एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी है। लगातार जिस तरह से 100 पॉइंट निफ्टी रोज बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिख रही है। तो काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला है, काफी हद तक फ्रेश खरीदारी का सहारा मिला है और फ्रेश इनफ्लोज जो आ रहे हैं वो रुपए की मजबूती को आगे बढ़ा रहे हैं और रुपए की मजबूती भारतीय बाजारों में तेजी लाने का काम कर रही है। लेकिन ये तो 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिनसे बाजार आज 700 पॉइंट की छलांग लगाने में कामयाब रहा है। लेकिन सेकंड हाफ में जो बेहतर मजबूती दिखी उसमें काफी हद तक योगदान आज आए हुए ट्रेड आंकड़ों का भी जाता है, जहां पर आंकड़े काफी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं पिछले महीने के मुकाबले में $10 बिलियन के आसपास। इससे भी बाजारों में जोश आता हुआ दिखा है। तो कुल मिलाकर फैक्टर्स एक के बाद एक पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। मॉनसून अच्छा ही है और मॉनसून सेशन में भी काफी महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक जो पॉजिटिव न्यूज फ्लो बाजारों में आता हुआ दिख रहा है, उससे ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस लौट रहा है। और जो कुछ भी पिछले 2 हफ्ते पहले बाजार में नर्वसनेस थी, एक निराशा का माहौल था, जो शॉर्ट पोजीशंस बाजार में बनी हुई थी, अब वो सारे शॉर्ट सेलर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करते हुए दिख रहे हैं। तो काफी हद तक उनका भी
सहारा बाजार को मिलता हुआ दिख रहा है। एक के बाद एक जिस तरह के टेक्निकल लेवल्स बाजार पार करता हुआ दिख रहा है, खरीदारी और बेहतर होती हुई दिख रही है और जोर से और दमदार होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल एक साथ सारे फैक्टर्स जो ये पॉजिटिव काम करते हुए दिखे, इन्हीं के दम पर भारतीय बाजारों ने आज हफ्ते की शुरुआत 700 पॉइंट के बड़े उछाल के साथ की है। तो बाजार में एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा होने लग गया है। हेमंत, बाजार की इस तेजी में निफ्टी का मार्केट कैप करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। तो इस जो तेजी है उसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो कैसे मिल रहा है? देखिए, सेंटीमेंट बिल्कुल बदल गया है और ये बदला है 4 तारीख के बाद, जिस दिन से नए गवर्नर रघुराम राजन ने पदभार संभाला। और आप देखिए 4 ट्रेडिंग सेशंस में 10% का मूव देखने को मिला है सेंसेक्स और निफ्टी में, और रुपए ने भी 5.25% तक की शानदार रिकवरी दिखाई। और यही दिखाता है कि ट्रेडर्स काफी कॉन्फिडेंट है और जहां पर भी शॉर्ट पोजीशंस है वो कवर होती हुई नजर आ रही हैं। आज ही की बात देखिए तो जहां पर भी कोई अच्छी खबर आती है वहां पर एक बेहतरीन रैली देखने को मिलती है। टाटा मोटर्स, डीवीआर, ये स्टॉक्स देखिए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। और यहां पर अच्छी खबर थी कि जेएलआर के रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े अगस्त महीने के निकल कर आए और देखिए 10% तक का मूव स्टॉक ने आज के सत्र में दिखाया है। भारतीय और आइडिया यहां पर भी अच्छी खबरें थी। टीआरएआई ने स्पेक्ट्रम का जो बेस प्राइस है वो घटाया वीकेंड पर, और इसलिए हमने देखा कि यहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। ये वही सारे स्टॉक्स हैं जो एफआईआई के काफी पसंदीदा शेयर हैं, और इसीलिए देखिए 8% तक का मूव भारतीय एयरटेल में आज देखने को मिला। एफआईआई के और फेवरेट स्टॉक्स की बात करें तो अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी में भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे आईटी दिग्गजों में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इवन ईटीएफ्स जहां पर लॉन्ग ओनली फंड्स जहां पर खरीदारी कर रहे हैं वो स्टॉक्स पर भी नजर डालिए। मिसाल के तौर पर एचयूएल, आईटीसी, ये भी फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं एफआईआई के, और यहां पर भी आज देखिए जमकर बाइंग देखी गई। बैंकिंग शेयर काफी पिटे थे 4 तारीख से पहले, और हमने देखा अब यहां पर खरीदारी का आलम देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी हो या फिर एक्सिस बैंक हो, यहां पर अच्छी खासी खरीदारी आज के सत्र में भी देखने को मिली। एमएनसी कंपनियां जहां पर जिनको छूट मिली है, भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नियम सरल किए हैं गवर्नर साहब ने आते ही, और वो सारे स्टॉक्स आज झूमते हुए नजर आए। एबीबी, हेडलबर्ग सीमेंट जैसे स्टॉक्स देखिए डबल डिजिट रैली यहां पर आज के सत्र में देखने को मिली। केवल एक ऐसा पॉकेट था और वो था ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, क्योंकि यहां पर होप्स काफी सारी बन गई थी कि वीकेंड पर हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसीलिए यहां पर आज बिकवाली का आलम रहा। और यह भी चर्चा चल रही है कि इस हफ्ते भर शायद डीजल के दाम नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि खुद ऑयल मंत्री जापान में, और इसीलिए आज हमने देखा अच्छे बाजार के बावजूद देखिए 3.5% तक का डाउन टर्न आईओसी जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। लेकिन सेंटीमेंट पूरी तरह से बदल चुका है और यहां पर बुल्स ने ग्रिप अपनी और मजबूत कर ली है। बिल्कुल हेमंत, और बाजार वैसे तो 4 दिन से चढ़ा है, लेकिन क्या अभी भी कुछ शेयर हैं जहां कमाई हो सकती है? बात करते हैं नियति से। नियति, किस तरह के रिकमेंडेशंस निकल कर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से? बिल्कुल बना पाएंगे जिस तरह से ब्रोकरेजेस ने आपको टॉपिक्स दिए हैं। कैपिटल गुड्स सेक्टर में सबसे पहले एलएनटी के ऊपर बात करना चाहेंगे, जहां गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। कन्विक्शन बाय लिस्ट में उसको शामिल किया है, टारगेट 906 रुपये तक का दे रहे हैं। 20% अपसाइड के लिए आप निवेश करके चलिए, क्योंकि अब जिस तरह से ग्रोथ नेगेटिव चल रही है, प्रेफर करेंगे क्वालिटी स्टॉक्स में और वो स्ट्रांग बैलेंस शीट वाले कंपनियां जिन पे कुछ दिक्कतें कम होंगी ग्रोथ को लेकर के। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन और रिस्क रिवॉर्ड के चलते एलएनटी में आप दाव लगा के चलिए। 906 रुपये तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में टॉप पिक है सीएलएसए का अल्ट्राटेक सीमेंट, 1800 रुपये तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे कुछ महीनों में ये जो ग्रोथ है वो रिवाइवल है वो होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर अच्छा मानसून जिस तरह से अच्छा है, उसके बाद रूरल इंडिया की जो आय है वो आगे जाके और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ मार्जिन की जो ट्रेंड्स हैं वो आगे चलते सुधरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्राइसेस हैं जो बॉटम आउट हो चुके हैं और फ्रेट कॉस्ट का में बढ़ोतरी का भी इनको फायदा होता मिलेगा। 1800 रुपये तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करके चलिए। आईटी सेक्टर में टीसीएस पे दाव लगाने को कह रहे हैं। सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 2200 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। करेंसी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में डिप्रिशिएट की है, क्लियरली आईटी स्टॉक्स को काफ़ी फायदा होने वाला है और टीसीएस इनका प्रेफर्ड पिक है। रेवेन्यू परफॉर्मेंस आगे भी बहुत ज़्यादा सॉलिड देखते हुए हैं। पावर सेक्टर में एनटीपीसी पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। 155 रुपये तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। पीई और पीबी मल्टीपल्स ऑल टाइम लो पर हैं। अपने ग्लोबल पेयर से भी काफ़ी ज़्यादा
डिस्काउंट पर चल रहा है, इसलिए आप 155 रुपये तक के लक्ष्य के साथ एनटीपीसी पे दाव लगा सकते हैं। मैक्वारी टेलीकॉम सेक्टर पे काफ़ी बुलिश है और जिस तरह से ट्राई ने 80% स्पेक्ट्रम बेस प्राइस घटाने की सिफारिश की है, उस पर भारती और आइडिया में आपको दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। आउट परफॉर्म की दोनों ही को रेटिंग दे रहे हैं। 35% अपसाइड के लिए आप निवेश करके चलिए। भारती में 425 रुपये तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं और 158 रुपये तक के लक्ष्य आपको आइडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो नियति ने यहाँ पर बताया कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के पिक्स, लेकिन मौके और भी हैं। आइए अब सुन लेते हैं हमारे जानकारों की नज़र कहाँ पर है। टू व्हीलर है जो थोड़ा कंज्यूमर सेगमेंट में है, थोड़ा अफोर्डेबल सेगमेंट में है। दैट्स वेयर वन इज़ होपिंग कि नया मानसून से, अच्छे मानसून से रूरल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये स्टॉक जो है आपके बजाज और हीरो, दीज टू स्टॉक्स यू कैन बाई। आई विश आई कुड बाई होंडा ऑल्सो, बट दैट्स नॉट लिस्टेड। सो ये दो स्टॉक जो हैं जिसमें थोड़ा सा एक वार्मथ रहेगा ऐसा लगता है। नहीं, अभी खरीदारी के मौके हैं और अभी भी भले रुपया थोड़ा मजबूत भी हो, फिर भी आईटी स्टॉक बहुत अच्छे हैं। और उसके अलावा जो बहुत ही बिटन डाउन स्टॉक्स हैं और जैसे कि हमारी रिसर्च जो है वो रिकमेंड कर रही है HDFC बैंक या अल्ट्राटेक या फिर आइडिया सेल्यूलर और हीरो होंडा, से बहुत सारी कंपनियां हैं। और बैंकिंग स्टॉक में मोमेंटम रहेगा थोड़ा सा। तो जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक वो अभी भी ध्यान लगा सकते हैं मार्केट में। तो रुपए को गवर्नर राजन पर है भरोसा, कितना चढ़ा रुपया आज, देखिए ब्रेक के बाद। लेकिन इधर सोने चांदी में तेज गिरावट, अब कहां मिलेगा इसे सहारा, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के उस पार। रुपए में बढ़त का सिलसिला जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2% से ज्यादा मजबूत होकर 64 के स्तर के नीचे बंद हुआ है। 23 अगस्त के बाद आज रुपए में इतनी शानदार क्लोजिंग देखने को मिली है। दरअसल व्यापार घाटे में कमी आने से रुपए में आज काफी सपोर्ट आया है। साथ ही पिछले हफ्ते आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने रुपए को थामने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया था, जिसके बाद बाजार में कॉन्फिडेंस आया और सेंटिमेंट में भी सुधार देखने को मिला। यही वजह है कि बाजार में विदेशी निवेश बढ़ गया है। रुपया पिछले हफ्ते 4.5% तक चढ़ा है। दूसरी ओर संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका भी राहत पैकेज में किसी तरह की कटौती नहीं करेगा। इस खबर से डॉलर में कमजोरी बढ़ रही है, जिसका फायदा रुपए को मिल रहा है। और रुपए की मजबूती से इंडस्ट्री और बैंकर बहुत खुश हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन केवी कामत ने कहा कि रुपए में मजबूती जरूरी थी। उनके मुताबिक रुपए अपनी वजहों से नहीं बल्कि सट्टेबाजी से कमजोर हुआ था। I am now a bit more optimistic than I was, say, just 3 months back. And you may say, why? I think there were a whole lot of things being addressed in the last 3 months, which we can now see being addressed. From what I could understand, people have started getting clearances for various acts that they need to do in the context of their project. So, talking to clients, you are getting a slightly, I would say, more comfortable feeling than you are a little time back. What is yet to be done, or what is yet to be seen? What is yet to be seen is that translating into project on the ground or a project on the front burner. We are yet to see that. I think we are probably 3 months away from that. रघुराम राजन का जादू अब तक तो काम आया ही है, लेकिन आगे अब बाजार की नजर रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी पर है। 20 तारीख को आने वाली पॉलिसी में ब्याज दरें घटने की उम्मीद कम है, मगर बैंकरों को लिक्विडिटी में कुछ ढील की उम्मीद जरूर है। Are they going to change the repo rate? I don't think so. But will it give RBI some elbow room to do something on liquidity? I definitely hope so, because liquidity is tight, and if we keep a very tight liquidity environment for a long time, then that is going to have an impact on the health of companies, and especially the smaller companies. So I think we would hope that RBI will use the first available opportunity to ease liquidity. और जैसे जैसे रुपए में मजबूती बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सोने चांदी की चमक गायब होते जा रही। घरेलू बाजार में रुपया 64 के नीचे बंद होते ही सोने चांदी में दबाव बढ़ गया। MCX पर सोना 2.5% तक टूट गया, भाव 30,500 के करीब पहुंच रहे हैं। वहीं चांदी में सोने से भी ज्यादा दबाव है, 3.5% की गिरावट चांदी में आ चुकी है। करीब 2,000 रुपए चांदी गवा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सीरिया संकट से जुड़ी चिंताएं कम होने से सोने चांदी में दबाव है। इसका असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ा है।
और सोने चांदी पर बात करने के लिए हमारे साथ है एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज, घरेलू बाजार में रुपया मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट हावी है, क्या लगता है सोने में और गिरावट आ सकती है? क्या लेवल देख रहे हैं आप? गुड इवनिंग। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंडियन रुपीज में जो मजबूती हमें देखने को मिली है उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में ही मीन्स अगर हम ओवरऑल मेटल प्राइस की बात करें तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा है कि जो यूएस और सीरिया का जो जियो पॉलिटिकल टेंशन था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी खत्म होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आती है। करंटली अगर हम देखें तो गोल्ड करीबन $1.64 पर आउंस के आसपास ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और एमसीएक्स करीबन 30,750 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है कि नीचे जो एक सपोर्ट लेवल रहेगा इंट्राडे के लिए करीबन 1350 का सपोर्ट बन सकता है और एमसीएक्स में करीबन 3000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। हालांकि ऊपरी स्तर पर यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। हमें लगता है कि नीचे करीबन $1340 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और एमसीएक्स में करीबन 30,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी शुक्रिया अनुज। और रुपए में मजबूती की वजह से कच्चा तेल भी सस्ता होता जा रहा है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 7,000 के अहम स्तर के नीचे आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट बढ़ती जा रही है। नाइमेक्स क्रूड पर $160 के भी नीचे फिसल गया है। दरअसल सीरिया संकट टलने की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें कम हो गई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल गिर रहा है। ब्रेंट क्रूड में भी 2.5% की गिरावट आ चुकी है। आइए अब देखते हैं हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। वरुण हमारे साथ हैं जी, क्या खबरें आ रही हैं आज विदेशी बाजारों से? कैसा रहेगा संकेत और कल किस तरह से हमारे लिए बाजारों में यहाँ पर माहौल बनेगा? देखिए, सबसे पहले अगर आप यूएस मार्केट की बात करें तो लगातार जो ड्रीम रन था, एक रैली थी यूएस मार्केट में, वो आज भी जारी ही रह रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो कल भी करीब 100 पॉइंट की यहाँ तेजी देखी गई थी यूएस मार्केट्स में। और अगर आप सिर्फ अगस्त के नंबर्स पे देखें तो करीब डाउ जोन्स में करीब 2.5% की बढ़त देखने मिली है इसी अगस्त के महीने में। वही एसएनपी और नैसडैक में भी करीब 3% की बढ़त देखने मिली है। अगर एसएनपी की बात करें तो लगातार 6वां दिन है जहां आपको यहाँ एसएनपी के इंडेक्स में रैली देखने मिल रही है। और केवल प्राइस के लिहाज से नहीं, यहाँ तगड़े वॉल्यूम्स भी आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो एसएनपी में जो इनका 30 डे एवरेज था उससे करीब 45 टाइम्स यहाँ ट्रेड आपको एसएनपी के इंडेक्स में देखने मिल रहे हैं। और डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि काफ़ी बाइंग अच्छी तरीके से यहाँ एसएनपी के काउंटर में हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके तरफ से आता हुआ ये बयान कि जो रशिया के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको कहा था कि जो इनके केमिकल वेपन्स है उन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट कर दे, तो इसे इन्होंने सहमति दे दी है। और इसके बाद लगभग ऐसा माना जा रहा है कि सीरिया का जो संकट था, जो यूएस इन पे अटैक कर सकता था, वो अब टलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के कारण अगर आप देखें तो सारे इंटरनेशनल मार्केट में आपको तेजी देखने मिलेगी। और अगर आप यूएस के मार्केट की भी देखें तो आज चाइना का जो डेटा आया उस पर भी ये मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उम्मीद से बेहतर या इंडस्ट्रियल आउटपुट आते हुए दिखा। करीब 10.4% का इंडस्ट्रियल आउटपुट था। वही रिटेल सेल्स भी उम्मीद से बेहतर थे। तो इसी का फायदा यहाँ यूएस के मार्केट को मिलते हुए दिखा और इसके लिए एक तगड़ी रैली तीनों ही बाजार में देखने मिल रही है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और लेंगे एक ब्रेक यहाँ पर। आगे अगस्त में कैसे थम गया इंपोर्ट ये बताएंगे। इसके साथ ही ऑटो बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है और 10 महीनों में सबसे अच्छी बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं। ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। आर्थिक मोर्चे पर लगातार बुरी खबरों के बीच एक्सपोर्ट सेक्टर में लंबे समय के बाद बड़ी तेजी देखी गई है। अगस्त में एक्सपोर्ट में करीब 13% की बढ़ोतरी आई है, जबकि इंपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि सोने का इंपोर्ट भी जुलाई के मुकाबले अगस्त में करीब 70% घट गया है। इसके नतीजे से पिछले साल के मुकाबले अगस्त में व्यापार घाटे में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। समय समय पर एक्सपोर्टर्स को दी गई रियायतें अब रंग लाने लगी हैं। दुनिया अभी आर्थिक मंदी की चपेट से बाहर नहीं आई है, लेकिन भारत में बने सामान की मांग फिर से बढ़ने लगी है। यही वजह है कि पिछले महीने एक्सपोर्ट $2600 करोड़ से ज्यादा हुआ, जो कि पिछले साल अगस्त के मुकाबले करीब 13% ज्यादा है। इसमें सबसे अहम भूमिका रही है इंजीनियरिंग सेक्टर की, जो लगातार नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा था, लेकिन इस बार पॉजिटिव जोन में आ गया। इतना ही नहीं, ज्वेलरी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा के मुताबिक ये तेजी जारी रहेगी। We have also to understand that India is a country which historically has had a trade account deficit because we are a net importer of certain commodities which we don't have. You were referring to gold, but more important than gold, it's also the import of
petroleum products, where we end up paying more than $160 billion. एक तरफ एक्सपोर्ट जहां बढ़ा, वहीं अगस्त में इस बार पिछले साल के मुकाबले इंपोर्ट में 0.68% की कमी देखने को मिली। इसमें अहम भूमिका रही है सोने की, जिसका इंपोर्ट जुलाई में 2.2 अरब डॉलर से घटकर अगस्त में सिर्फ 0.65 अरब डॉलर रह गया। इसका फायदा ये हुआ कि व्यापार घाटा पिछले साल अगस्त के करीब 1400 करोड़ डॉलर से घटकर इस बार करीब 1092 करोड़ डॉलर रह गया। व्यापार घाटे में आई इस कमी का फायदा सरकार को करंट अकाउंट डेफिसिट के लक्ष्य को पाने में मिलेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। इकोनॉमी के लिए एक और अच्छा संकेत है कि ऑटो सेक्टर की बिक्री 10 महीने बाद एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन खुद ऑटो कंपनियों का संगठन इस आंकड़े से खुश नहीं होना चाहता है। क्या है इसकी वजह, बता रहे हैं अतुल मिश्रा। लंबे अरसे बाद कारों की बिक्री वापस पटरी पर लौटी है, लेकिन कार कंपनियां इससे कतई खुश नहीं हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के मुताबिक पिछले साल मारुति में उत्पादन ठप होने की वजह से बिक्री कम हुई थी, लिहाजा पिछले साल के मुकाबले कारों की बिक्री ज्यादा दिख रही है। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में कारों की बिक्री करीब 15.5% बढ़ी है। इसी तरह दो पहिया वाहनों की बिक्री में करीब 7% बढ़ोतरी हुई, लेकिन कमर्शियल वाहनों की बिक्री 15 महीने बाद भी 23% निगेटिव रही है। कमर्शियल वाहनों की बिक्री अर्थव्यवस्था की सही हालत बयान करती है। इंडस्ट्री का मानना है कि बेस इफेक्ट के हटते ही कारों की बिक्री एक बार फिर से निगेटिव जोन में आ जाएगी और बिक्री में गिरावट का यह सिलसिला अगली 2 तिमाही तक जारी रहेगा। ऐसे में इंडस्ट्री जल्द ही एक बार फिर बिक्री के अनुमानों में अपने फेरबदल कर सकती है। मंदी की इस हालत से निपटने के लिए कार कंपनियां एक्साइज ड्यूटी में कमी और इंसेंटिव के जरिए सरकारी मदद चाहती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से इंडस्ट्री की मदद के कोई संकेत नहीं मिल रहे। अब इंडस्ट्री को भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल की ओर से ही भरोसा है, जिन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। एक बार फिर एनएससीएल ने किया डिफॉल्ट और इनकम टैक्स विभाग को एनएससीएल के बहाने फाइनेंस के धंधे का पता चला। कैसे, ये सब देखिए इस ब्रेक के बाद। सेंसेक्स ने लगाई 4 साल की सबसे ऊंची छलांग। सेंसेक्स 727 पॉइंट चढ़ा। एफआईआई की खरीदारी और सीरिया संकट टलने से मिला जबरदस्त जोश। सीरिया संकट खत्म हुआ तो घट गई सोने चांदी की हैसियत। 3 से 4% की बड़ी गिरावट, रुपए की मजबूती का भी असर। सीरिया अपने रासायनिक हथियारों को सौंपने को तैयार। संकट टलने से कच्चे तेल में 3% की गिरावट। ग्लोबल हालात में सुधार और रुपए की कमजोरी के चलते 2 साल में सबसे तेजी से बढ़ा एक्सपोर्ट व्यापार घाटा 11% कम। फिर से स्टार्ट हुआ ऑटो सेक्टर। 10 महीने बाद बढ़ी बिक्री, लेकिन सीएम को आगे फिर सुस्ती की आशंका। बाजार का सेंटिमेंट सुधरने के साथ कॉर्पोरेट इंडिया का भरोसा भी लौटा। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत के मुताबिक अब प्रोजेक्ट्स को मिलने लगी है मंजूरी। दुनिया की नंबर 1 टेक कंपनी एप्पल की नई राह पर चलने की तैयारी। नए सेगमेंट तक पहुंचने के लिए कंपनी आज लॉन्च कर सकती है सस्ता आईफोन। एनएससीएल ने आज फिर निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए हैं। कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज ने लगातार चौथी बार डिफॉल्ट किया है। एनएससीएल को निवेशकों को 175 करोड़ रुपए लौटाने थे, मगर इसके एस्क्रो अकाउंट में सिर्फ 7 करोड़ 70 लाख रुपए ही जमा हो पाए। एक्सचेंज का कहना है कि लोग उसे पैसे नहीं लौटा रहे हैं, इसलिए वो निवेशकों के पैसों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। एनएससीएल ने यह भी बताया कि उसके साथ डिफॉल्टरों के 9 गोदामों में बेहद कम स्टॉक है। ऐसे में वो स्टॉक बेचकर भी पैसे नहीं चुका पाएगा। और एनएससीएल मामले में बनाई गई 2 जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को 12 सितंबर को सौंपेंगी, जिसमें इनकम टैक्स विभाग अब तक की जांच की रिपोर्ट कमेटी को सौंपने की तैयारी कर चुका है। सीएनबीसी आवाज को आईटी विभाग से अब तक की जांच की कुछ अहम बातों की जानकारी मिली है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं सुमी चौधरी से। सुमी, 12 सितंबर को जो रिपोर्ट दी जाने वाली है, उसे लेकर आईटी विभाग की जांच कहां तक पहुंची है? क्या डिटेल्स है आपके पास?
देखिए, जो इन दो जांच कमेटी है उनमें से जो एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अगुवाई में है, उनके पास जो रिपोर्ट आएगी वो इनकम टैक्स के भी डिटेल्स यहाँ पर शामिल करेंगे। और जो हाइलाइट्स हमारे सामने आए हैं उसमें से मेजर जो पहला हाईलाइट है वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। NSCL जो एज ए स्पॉट ट्रेडिंग का काम करता है, वो एक्चुअली में स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती, वहाँ बोरोइंग और लेंडिंग का काम किया जाता है। ये एविडेंस मिले हैं IT विभाग को। IT विभाग का ये कहना है कि स्पॉट मार्केट या स्पॉट ट्रेडिंग के आड़ में यहाँ पर फिनेंसिंग का काम किया जाता है, फिनेंसिंग का धंधा किया जाता है। जो दूसरा मेजर हाईलाइट हमारे सामने आया है वो ब्रोकर्स को लेकर आया है। सभी छोटे और बड़े ब्रोकर्स को ये जानकारी थी कि NSCL में गड़बड़ी चल रही है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो अपने क्लाइंट्स के पैसे लगा रहे हैं, वो एक्चुअल में फ्लॉप प्रोडक्ट्स हैं, इसकी भी जानकारी ब्रोकर्स को पहले से थी। जो तीसरा हाईलाइट हमारे सामने आया है वो डिफॉल्टर्स के मनी ट्रेल को लेकर है, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। साथ ही विभाग ये भी जांच कर रहा है कि कहीं ये मल्टी लेयर स्कैम तो नहीं है, इसकी भी जांच चल रही है। जो एविडेंस यहाँ पे मिले हैं डिफॉल्टर्स को लेकर, जो हाल में सर्वे और सर्चेस किए गए थे डिफॉल्टर्स के यहाँ पर, उसमें कई ऐसे जो पैसे हैं वो उनके पर्सनल एसेट्स में यूज़ किए गए पाए गए हैं और साथ ही बिजनेस में भी यूज़ किए गए पाए गए हैं। हमने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी जब IT ने अपना सर्वे शुरू किया था, जिसमें वेयर हाउसेस के बोगस रसीदों की बात सामने आई थी, जो स्टॉक्स जो बिल्कुल मौजूद नहीं थे उसकी बात सामने आई थी, वो भी इस 12 सितंबर की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी। तो सभी तरह की डिटेल्स यहाँ इकट्ठा कर ली गई है IT विभाग ने, और 12 सितंबर को जो यहाँ जो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी उसमें सारी हाइलाइट्स उसमें यहाँ बताई जाएगी। जी श्रमी, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब कुछ और खबरें। दिल्ली गैंगरेप मामले में 4 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या अब 38 हो चुकी है। देखिए ऐसी कुछ बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप के चारों आरोपी अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को गैंगरेप और हत्या का दोषी माना है। अदालत ने चारों को गैंगरेप, हत्या की कोशिश, अपहरण और सबूत मिटाने का दोषी करार दिया है। सजा पर बहस कल से शुरू होगी। मामले का 5वां आरोपी राम सिंह तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर चुका है। पिछले साल 16 दिसंबर की रात मेडिकल की छात्रा से गैंगरेप हुआ था। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। आज सुबह पुलिस ने बीजेपी विधायक संगीत सोम पर सोशल साइट पर भड़काऊ और नकली वीडियो अपलोड करने का मामला दर्ज किया है। आज शहर में कर्फ्यू में कुछ देर के लिए ढील दी गई थी। हालांकि अब मुजफ्फरनगर की हिंसा पड़ोसी जिलों में भी पहुंच गई है। पुलिस ने अब तक 1000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 160 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली की अदालत ने यासीन भटकल और असादुल्ला अख्तर की हिरासत 7 दिन और बढ़ा दी है। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के इन 2 आतंकवादियों के DNA सैंपल लेने की भी इजाजत दे दी है। NIA और यासीन भटकल के लैपटॉप से अहम सुराग मिले हैं। भटकल ने NIA को मैंगलोर के अपने ठिकाने और पाकिस्तान से पैसा पहुंचाने वाले एजेंट के बारे में भी जानकारी दी है। सीरिया पर फौरन अमेरिकी हमले के आसार टल गए हैं। सीरिया अपने रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में देने को तैयार हो गया है। अब मुमकिन है कि अमेरिका सीरिया पर हमला नहीं करे, क्योंकि रूस ने जब ऐसा प्रस्ताव रखा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने इसका स्वागत किया था। अमेरिकी कांग्रेस ने सीरिया पर हमले के प्रस्ताव पर वोटिंग को टाल दिया था। अफगानिस्तान में भारतीय लेखिका सुष्मिता बनर्जी की हत्या के मामले में 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। BBC के मुताबिक ये हक्कानी गुट के आतंकवादी हैं। पिछले सप्ताह सुष्मिता बनर्जी की उनके घर के बाहर आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। सालों पहले सुष्मिता को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। CNBC आवाज की कंज्यूमर शो पहरेदार ने वडोदरा के एक कार खरीदार को दिलवाया न्याय। साथ ही ब्रेक के बाद मिलेंगे मयूर तोलिया से और सुनेंगे उनकी कहानी। CNBC आवाज के कंज्यूमर शो पहरेदार ने फिर जीती है कंज्यूमर के हक की लड़ाई। अगस्त में वडोदरा के मयूर तोलिया की खराब मारुति इको का मामला कंपनी के सामने रखा गया था। मारुति ने पहले कंज्यूमर को सिर्फ कार की रिपेयरिंग का ऑफर दिया था, लेकिन पहरेदार में जब कंज्यूमर की आवाज उठाई
तो मारुति सुजुकी ने बदला अपना फैसला और कंज्यूमर को दी एक नई कार। इस बारे में बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद है खुद हमारी कंज्यूमर अफेयर एडिटर प्रियंका संभव। प्रियंका, मारुति ने पहरेदार की पहल के बाद किस तरह मयूर तोलिया के केस पर अपना फैसला बदला, बताइए हमें। मारुति नई कार दे रही है, एक खराब गाड़ी के बदले में नई कार का रिप्लेसमेंट मिल रहा है और कार रिप्लेसमेंट जैसा कदम भारतीय बाजार में ऑटो कंपनियां नहीं उठाती हैं, इसलिए एक बड़ा कदम है, कंज्यूमर की एक बड़ी जीत है जिसमें पहरेदार का भी रोल अहम रहा है। हमने जब से ये मामला मयूर तोलिया का उठाया था, हमने बार बार कहा था महज 20 दिन पुरानी कार थी और मयूर तोलिया के भाई इस कार से जा रहे थे कहीं और तभी इस गाड़ी के स्टीयरिंग कॉलम का फेलियर हो जाता है जिसमें कि स्टीयरिंग और एक्सल के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, गाड़ी बेकाबू हो जाती है, किसी तरह डिवाइडर से जाकर के रुकती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मयूर तोलिया के भाई बच गए थे और तब से मयूर तोलिया भी लगातार मारुति से यही मांग कर रहे थे कि एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इस कार में। मारुति इस बात को मानने से इनकार कर रही थी, कंज्यूमर को भी कहा कि वो रिपेयर करके उन्हें कार देगी और पहरेदार को भी यही कहा कि इस कार को बस रिपेयर किया जाएगा और उन्होंने पूरी जांच की है और कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। लेकिन शो ऑन एयर होता है हमारा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और उस शो के बाद एक हफ्ते के अंदर मारुति ने अपना फैसला बदल लिया है। हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के जरिए से वो यही मिल रही है कि मारुति ने एक इंटरनल चेक की है, उनके सर्विस टीम ने यह फैसला लिया है कि इस गाड़ी को बदला ही जाना है। आधिकारिक तौर पर मारुति कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जहां तक पहरेदार की पहल के बाद मारुति के रुख में ये बदलाव देखने को मिला है और कंज्यूमर के हाथ एक बड़ी जीत हुई है। बिल्कुल प्रियंका, और अब मयूर तोलिया खुद हमारे साथ मौजूद है अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए। मयूर, जब आप पहले कार कंपनी के पास गए थे और बताया था उनको कि ये खराबी है मेरी गाड़ी में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या वो हालात थे जिसके बाद आपने पहरेदार को अप्रोच किया? जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन डीलरशिप से टेक्नीशियंस को ऑन साइट बुलाया गया, उन्होंने इंस्पेक्ट किया गाड़ी को और ये एक्सेप्ट किया उस वक्त वर्बली कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के चांसेस है। लेकिन जब हमने वर्कशॉप पे उस गाड़ी को हैंड ओवर देने की कोशिश की कॉल सेंटर के कहने के मुताबिक, तो उन्होंने ये लेने से मना कर दिया और ये कहा गया कि आप इसको वारंटी में जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स है वो रिप्लेस करवाइए, रिपेयर करवाइए और इंश्योरेंस क्लेम करिए। और जितनी भी कोशिश की है हर जगह ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने की, हर बार यही जवाब आता रहा कि इंश्योरेंस ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इंश्योरेंस आप वारंटी के थ्रू इसका रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग करवा लीजिए। उसके बाद मैंने पहरेदार को अप्रोच किया और पहरेदार के एक्शन के बाद काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स में फ़र्क आया। इंजीनियर जाके हमारी गाड़ी मंगवा के इंस्पेक्ट किया वर्कशॉप पे और पहरेदार की कोशिश के बाद ही 9 सितंबर को, जो कि कल था, हमको नई गाड़ी दी गई है। जी, तो अब आपको यहाँ पर नई कार मिल गई है मयूर जी, अब पुरानी कार आपकी रिप्लेस हो गई है। मामला बहुत कहना चाहिए कि भारत में शायद कह सकते हैं कि ज़्यादा सुनने में नहीं आता है कि कभी पूरी की पूरी कार ही रिप्लेस कर दी हो यहाँ पर कंज्यूमर के लिए कंपनियों की। तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक कंज्यूमर की जीत है? भले ही इसके पीछे पहरेदार खड़ा है, लेकिन कंज्यूमर मामलों में ये एक अपनी तरह का अकेला उदाहरण होगा शायद। या डेफिनेटली ये कंज्यूमर की एक बड़ी जीत कही जाएगी और एक एग्जाम्पल सेट हुआ है बाकी ऑटो कंपनीज के लिए भी। और मैं मानता हूँ कि CNBC आवाज़ पहरेदार टीम ने हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाई जो इसमें डिसीजन ले सकते थे और उसी के कारण शायद ये संभव हुआ है। जी, शुक्रिया मयूर हमसे बात करने के। तो मयूर तोलिया एक ऐसे ग्राहक जिनको हक मिला अपना पहरेदार कार्यक्रम के जरिए, और देश भर में घर खरीदने वाले बिल्डरों के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं। CNBC आवाज ने खास सीरीज मुसीबत का मकान में अब तक आपको बताया कि कैसे बिल्डरों के मनमाने तरीके से घर खरीदार परेशान होते रहे, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। कंज्यूमर अवेयरनेस के साथ साथ घर खरीदार संगठित भी हो रहे हैं। अब देश भर के फ्लैट मालिक FAOA यानी फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन के बैनर के तहत एकजुट हो गए हैं और उन्होंने घपला करने वाले बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्लैट मालिकों का ये प्रदर्शन देश भर में रियल एस्टेट कंज्यूमर के जागरूक होने की पहचान है। हमारा फ्लैट 5.5 साल पहले बुक हुआ था, आज 5.5 साल बाद भी हमारे पास हमारे घर की चाबियां नहीं है।
DLF ने 6 महीने से कोई ना चाबी दे रहा है ना कॉम्पनसेशन दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरी मर्जी, मैं अगला 10 साल तक भी आपको फ्लैट ना दो तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोग आपको ब्रोशर के अंदर वहाँ पर पार्किंग दिखाते हैं, गार्डन्स दिखाते हैं, दुकानें दिखाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, स्विमिंग पूल दिखाते हैं। आज के टाइम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं। लेकिन अब अपनी लड़ाई में घर खरीदार अकेले नहीं हैं। बिल्डर्स के रवैये से तंग आ चुके देश भर के फ्लैट मालिक का फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के बैनर के तहत एकजुट हो रहे हैं। FAOA ग्राहकों को उनके हक के बारे में जागरूक कर रहा है। एसोसिएशन के पूरे देश में करीब 1 लाख मेंबर्स हैं। ग्राहकों को उनके हक के बारे में जानकारी देने के अलावा FAOA उनकी कानूनी लड़ाई में भी मदद कर रहा है। जो मकान हर हाल में सिर्फ 3,000 रुपए, 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए स्क्वायर फीट में बिक जाता है, बन जाता है, उस मकान की कीमत 25,000 स्क्वायर फीट कैसे हो सकती है? उस मकान की कीमत 14,000 रुपए स्क्वायर फीट कैसे हो सकती है? उसमें कोई सोने की ईंटें तो लगाई नहीं है उसने। लोगों की जागरूकता का ही नतीजा है कि कंज्यूमर कोर्ट में हजारों मुकदमे बिल्डर और ग्राहक के झगड़ों को लेकर है। यही नहीं, लोग बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ कंपटीशन कमीशन और कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं। ज्यादातर मामले सरकारी मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट लॉन्च करना, समय पर घर का पोजीशन न मिलना, सुपर एरिया और पार्किंग के लिए पैसे वसूलने जैसे मसले शामिल हैं। वैसे FAOA सबसे पहले पार्किंग स्पेस, सुपर एरिया जैसे मुद्दों पर बिल्डरों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, जहां हर डील में खरीदार को लाखों रुपए की चपत लगती है। हमारा अनुमान है, एस्टिमेट है कि केवल हरियाणा में पिछले 2 दशकों में 30 से 40 हजार करोड़ की, जिसे कहते हैं, किस्म से हवा बेच दी है डेवलपर्स ने कंज्यूमर्स को। बिल्डर सोसाइटी के गठन में आनाकानी करते हैं। जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी के मेंबर को ट्रांसफर नहीं करते। जानकार मानते हैं कि रियल एस्टेट के नियमों को साफ करने की जरूरत है। हर बिल्डिंग बायलॉ में, हर उसमें जो जिसको डेवलपमेंट की परमिशन मिलती है, कंडीशंस पहले से साफ हो जानी चाहिए कि भाई अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके साथ क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी। ये जो डिक्लेरेशन फाइल करने की बात होती है, ये डिक्लेरेशन बिल्डिंग बनने के पहले फाइल होना चाहिए, बिल्डिंग बनने के बाद नहीं होना चाहिए। आज क्या है, पहले तो बिल्डिंग बन जाती है, आप फ्लैट खरीद लीजिए, वो आपको सपना कुछ और दिखाते हैं, देते कुछ और हैं। घर खरीदार भी चाहते हैं कि वो कानूनी पछड़े में ना पड़े, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बिल्डर अपने कामकाज से लेकर तौर तरीकों में पारदर्शिता लाएं, नहीं तो लामबंद हो चुके ग्राहक उनकी मनमानी को चुनौती देंगे। अंजुल तोमर, दिल्ली। और सैमसंग के प्रहार से परेशान एप्पल ने बदली रणनीति, लॉन्च करेगा सस्ता फोन। यही नहीं, अपनी मार्केट शेयर को बचाने के लिए एप्पल आजमाएगा नया फॉर्मूला। क्या होगा ये फॉर्मूला, देखिए इस ब्रेक के बाद। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आप BSE में 999 रुपए सालाना देकर अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी RK ग्लोबल ने आज ट्रेडर्स के लिए इस नई स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम का फायदा खास तौर पर उन ट्रेडर्स को मिलेगा जो शेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर सौदे करते हैं। इस स्कीम को पॉपुलर बनाने के लिए RK ग्लोबल ने क्रिकेटर शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक फिक्स ब्रोकरेज के अंदर आपको अनलिमिटेड ट्रेडिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में तो ये अवेलेबल था पिछले 5 सालों से, बट रिसेंटली हम लोगों ने इसको आज वापस से इसके अंदर BSE सेक्शन भी ऐड कर दिया है। तो कहा जाएगा कि लिमिटेड ब्रोकरेज में अनलिमिटेड ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम एवर। अपने प्रीमियम फोन आईफोन से दुनिया में छा जाने वाली कंपनी एप्पल अब अपनी स्ट्रेटजी बदलने जा रही है। कंपनी आज 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है और उम्मीद लगाई जा रही है कि नए सेगमेंट तक पहुंचने के लिए एप्पल अब सस्ता आईफोन लाने वाली है। तो आइए देखते हैं कि इस नए आईफोन में क्या क्या खास फीचर्स हो सकते हैं। 10 सितंबर वो दिन है जिसका इंतजार एप्पल के फैन बॉयज को कई महीनों से था। कुछ ही घंटों में एप्पल का लेटेस्ट आईफोन 5S कैलिफोर्निया में लॉन्च हो जाएगा। खबरें हैं कि इस बार एक आईफोन के अलावा एक दूसरा आईफोन भी लॉन्च हो सकता है। आईफोन 5S का सस्ता वर्जन आईफोन 5C अब C से चीप भी हो सकता है और C से कलर भी।
उम्मीद है कि आईफोन 5C और 5S कई कलर ऑप्शंस में आ सकते हैं। आईफोन 5S की शैंपेन गोल्ड और ग्रेफाइट ग्रे कलर की वायरल इमेजेस तो इंटरनेट पर काफी दिनों से देखी जा रही हैं। इसके अलावा आईफोन 5C के रंग बिरंगे बैक पैनल्स की तस्वीरें भी इन खबरों को काफी हद तक पक्का कर रही हैं। अगर इन नए आईफोन के फीचर्स की बात करें तो आईफोन 5S में 13 मेगापिक्सल कैमरा होगा और दिखने के मामले में वो आईफोन 5 जैसा ही होगा, पर आईफोन 5S का प्रोसेसर आईफोन 5 के मुकाबले 33% फास्ट होगा। एडवांस सिक्योरिटी के लिए आईफोन 5S के होम बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर होने की भी खबरें आ रही हैं। इसके कारण आपके फोन को आपके अलावा और कोई भी अनलॉक नहीं कर पाएगा। कीमत के मामले में आईफोन 5S कम से कम 45,000 का तो होगा ही। साथ ही बढ़ती डॉलर प्राइस के कारण हो सकता है आईफोन 5S की कीमत 50,000 को भी पार कर जाए। पर इस बार सस्ता वाला आईफोन 5C भी लॉन्च होने वाला है। इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा, डुअल कोर प्रोसेसर और 1 GB रैम होने के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये लेटेस्ट iOS 7 पर भी चलेगा। पर आईफोन 5C में एप्पल का वॉइस असिस्टेंट सीरी नहीं होगा। साथ ही iOS 7 के ढेरों फीचर्स भी इसमें मिसिंग होंगे। पर आईफोन 5C के दाम काफी कम होने की उम्मीद है। खबरें हैं कि ये $100 के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में बिकेगा, जो भारत में 18 से 20,000 रुपए के आसपास विदाउट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। इस साल भारत में आईफोन की 400% बड़ी बिक्री से एप्पल के सीईओ टिम कुक भी काफी खुश थे। तो उम्मीद की जा रही है कि सस्ता वाला आईफोन भारत में जल्द ही दस्तक देगा। अभिषेक टैलंग, मुंबई। तो आखिरकार एप्पल को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है विपिन, लेकिन क्या सैमसंग के पूरे रीच को एप्पल टक्कर दे पाएगा? अब ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बातें सुन रहे हैं कि प्लास्टिक बॉडी आ जाएगी, बड़ा स्क्रीन आ जाएगा और बहुत हद तक उस एंड्रॉयड फ़ोन को टक्कर देने की कोशिश यहाँ एप्पल कर रहा है। प्राइसिंग को लेकर भी काफ़ी खींचतान होगी, लेकिन देखते हैं कि आज रात आता क्या है। चलिए, काफी दिलचस्प वॉर चल रही है दोनों के बीच। आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।